ये कहानी है मिर्जापुर गांव की। मिर्जापुर गांव में एक किसान का सुखी परिवार रहता था। किसान बड़ा ही मेहनती और अच्छा था। किसान के पास ढेर सारी खेती थी। किसान का नाम योगेश था। योगेश की एक धर्मपत्नी और एक छोटी बेटी भी थी। एक दिन योगेश अपने घर आता है और अपनी बेटी के साथ बातें करने लगता है। अरे मेरी नन्ही गुड़िया, आज इतनी उदास क्यों है? आज मेरी बेटी कुछ उछल कूद भी नहीं कर रही। आज मेरी नन्ही गुड़िया दोस्तों के साथ खेलने क्यों नहीं गई? पापा पापा, पास के गांव में मेला लगा है और मुझे मेले से गुड़िया लानी है। आप मुझे लेकर जाएंगे ना पापा? और वैसे भी पापा, पड़ोस के सब बच्चे आज मेला देखने गए हैं। मैं चाहती हूँ आप भी मुझे मेला दिखाने ले जाएं। मेरी नन्ही परी, कोई बात ऐसी है जो तू कहे मैं ना करूं, लेकिन मेरी प्यारी गुड़िया आज नहीं, हम चल जाएंगे। आज मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वह कम निपटा लूं, फिर हम चलेंगे। नहीं पिताजी, मुझे आज ही जाना है। वैसे भी मेरे सारे दोस्त आज ही गए हैं, मैं भी आज ही जाऊंगी। तभी योगेश की पत्नी भी वहां आ जाती है। योगेश की पत्नी आकर बोलती है, आपके लाड प्यार से इतना बिगाड़ दिया है कि अभी हमारी कोई बात भी नहीं सुनती। पुन्नी तुझे बोल दिया है ना, पिताजी को किच कम है तुम्हारे। पिताजी कम से जा रहे हैं तो मैं लेकर मैं मेले में जाऊंगी। और है, आप चिंता मत करें, आप जाकर खेती बाड़ी का काम करें। मुन्नी को लेकर मैं मेले चले जाती हूँ। और वैसे भी बड़े दिन हो गए, सेठ धनराम के पैसे भी तो उधर हैं। आप खेती नहीं करेंगे तो धनराम के पैसे कैसे देंगे? है महिमा, तुम ठीक कहती हो। अगर इस बार सेठ धनराम के पैसे नहीं दिए तो वह हमारी सारी खेती और जमीन रख लेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर योगेश वहां से चला जाता है और योगेश की पत्नी अपनी गुड़िया से कहती है, मुन्नी अब तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे लेकर मेला दिखाने ले जाऊंगी। मैं अपनी मुन्नी के लिए अच्छे अच्छे खिलाने भी लाऊंगी। बता आज मेरी मुन्नी को क्या खिलाने चाहिए? मन मुझे गुड़िया लेनी है। पास की चुटकी के पास भी प्यारी सी गुड़िया है, मैं भी एक गुड़िया लेकर आऊंगी। हाँ ठीक है मेरी मुन्नी, तो चिंता मत कर, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं आज तुझे ढेर सारे खिलाने और गुड़िया भी दिला कर लाऊंगी। उधर महेश अपना ट्रैक्टर उठाकर खेत की तरफ निकल जाता है। महेश खेत मैं जा ही रहा था कि तभी मैं इसको खेत में पास के रामू काका नजर आते हैं। और रामू काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार कहा है, अब आपके खेती करने की उम्र नहीं रही। वैसे भी लगता है आज आपकी तबीयत खराब है। अब यहाँ खेती बड़ी छोड़कर आप आराम करें। अरे हाँ योगेश बेटा, तुम कहते तो ठीक ही हो, लेकिन शायद मेरे भाग्य में आराम लिखा ही नहीं। तभी तो मेरी तीनों बेटे इतने खराब निकले हैं। बेटा योगेश, काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? घर कैसे चलाऊंगा? तुम्हें पता ही है मेरे तीनों बेटों का वहां तो कुछ करते नहीं है, हर वक्त नशे में। अरे रामू काका, तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं भी तो तुम्हारा ही बेटा हूं। अब आप घर जाओ, मैं आपके खेत में पानी डाल दूंगा। और वैसे भी हमारे खेत बिल्कुल मिले हुए हैं। मैं इतना नहीं कर सकता तो और क्या करूंगा? आप घर जाकर आराम करें। आज आपकी तबीयत मुझे खराब लगती है। हाँ योगेश बेटा, 2 दिनों से बड़ा ही बुखार है। अब तक दवाई भी नहीं खाई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए बस खेत में काम करने आ गया था। रहने दे रामू काका, आप घर चले जाएं। इतना बोलकर रामू काका वहां से चले जाते हैं और योगेश भी अपना काम करने के लिए अपने खेत में चला जाता है। योगेश एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगता है। योगेश को पेड़ के नीचे खड़ा देख एक नाग पेड़ से नीचे उतरकर आ जाता है। वह सांप धीरे धीरे योगेश के पास आ रहा था। योगेश के पास आने के बाद वह सांप क्योंकि इसके पैरों के पास बैठ जाता है, लेकिन इस बात का योगेश को कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ ही देर बाद योगेश जैसे ही आगे बढ़ता है, योगेश का पैर पूंछ पर आ जाता है, जिस कारण सांप को बड़ा ही गुस्सा आता है और सांप योगेश को लेता है। देखते ही देखते योगेश शहरीला हो जाता है और वहीं गिरकर मर जाता है। योगेश के देहांत के कुछ दिन बाद
योगेश की पत्नी और उसकी बेटी बिल्कुल अकेले रह जाती है। उधर योगेश ने जो कर्ज पर पैसे लिए थे वह नहीं चुरा, इसीलिए सेठधाम योगेश के घर आता है। सेठ धनराम को आता देख योगेश की पत्नी बोलती है, आइए सेठ आइए, मैं बड़ी मजबूर हूँ, जिसका नाम के पैसे नहीं दे सकती। अरे पल्लवी, तुम फिक्र क्यों करती हो? और वैसे भी तुमसे पैसे किसने मांगे हैं? मैं तुमसे कोई पैसे लेने नहीं आया। बस अब तुम वह खेती मेरे नाम कर दो। वैसे भी तुम्हारे घर में अब कोई खेती करने वाला तो नहीं रहा। अब वैसे भी तुम खेत का क्या करोगी? नहीं नहीं से वह हमारी पुरानी खेती है और हमारे पास वह जमीन ही तो है। मैं वह आपको नहीं दे सकती। शीतल के लोग मना करने के बाद भी सेठ धनीराम उनके खेती छीन लेता है, जिससे वह अब और भी ज्यादा गरीब और मजबूर हो गए थे।